रेमेडी क्या दी जाएगी जनाब? सिविल लॉ के अंदर रेमेडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? डैमेजेस होंगे, डैमेजेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस और आपके पास जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। और अगर आपके पास क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ में आपके पास क्या होगा जनाब? रेमेडी, आपको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको, वेरी गुड, इतनी खतरनाक, ये दिखाओ जरा बोतल, किसकी बोतल है? डॉक्यूमेंट किसकी बोतल है? ये आपकी है? यकीन करो, टैंक जो होता है ना, टैंक, उसके अंदर कभी टैंक का गोला देखा है आप लोगों ने? टैंक का वो जनाब, आप अगर उसमें वो लगाए ना, वो इससे थोड़ी सी बस उनकी बड़ी गोली होती है, वो लगा के और बंदे को उड़ा देते हैं, और आप यहाँ पे लोगों के होश उड़ा रहे हैं। पुत्र थोड़ी मेहरबानी, आप पढ़ो। अच्छा जी, नहीं ये अलाउड है। अच्छा जनाब देखिए बेटा, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे रेमेडी की, कि अगर क्रिमिनल लॉ की ब्रीच है तो रेमेडी क्या आगे? फाइन, सजा भी हो सकती है। कौन सी सजा? इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कैद हो सकती है, ठीक है। और अगर आपका जुर्म इतना संगीन है कि जितनी भी सजा दे लें वो कम है, तो उस केस में सजाए मौत हो सकती है, डेथ पेनल्टी, ठीक है। इसको कैपिटल पेनल्टी भी हम लोग कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास हम बात करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। बेटा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो मजाक हुआ जो आजकल आपके लीडरों के साथ हो रहा है। लीडरों के साथ जो मजाक हो रहा है, आज कोई और है, कल को 6 महीने बाद पता नहीं कोई और आ जाए, साल बाद कोई और आ जाए। यही हाल हुआ था 90s के लीडरों के साथ। रात को सोए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, रात को सोए हैं, सुबह उठ के देखा नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई है। फिर रात को सोए हैं, पता चला जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई है। फिर सुबह उठे जनाब, पता चला कि फिर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, नवाज शरीफ आ गया। और फिर एक दिन सुबह उठे 12 अक्टूबर 1999 को पता चला कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गई है। तो ये 90s के अंदर हुआ था। यही हाल हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। पाकिस्तान को आज़ाद किया गया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने के तकरीबन कोई 10-11 साल तक, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 10-11 साल से नीचे आ जाए, 10-11 साल में तो ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान के पहले 10 साल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के ख़त्म भी हो गया था। पहले 10 साल में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के ख़त्म भी हो गया था। पहले 1949 में 2 साल बाद आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थी? कि हम आइन बनाएंगे इन चीज़ों पे। 2 साल लगे थे आपको सिर्फ ये सोचने में कि आइन किन बेसिस पे बनाएंगे। फिर आपने 2 साल लगाए आइन बनाने में, 1951, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 साल लगे आइन तोड़ने में, 1958 पाकिस्तान में डिक्लेयर हो गई मार्शल लॉ। 1958 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ रही, यानी कि कोई कानून साजी नहीं हो रही, किसी किस्म का जनाब कोई आइन नहीं बना। पाकिस्तान चल रहा है, रियासत चल रही है तो बस चल रही है बगैर किसी कानून के। इमेजिन करें आप एक ऐसी स्टेट में रहते हैं जो एक आज़ाद स्टेट है और उसके पास कोई कानून नहीं है। इमेजिन करें आप, आज आपको कोई मसला होता है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप जाते हैं कोर्ट में जाके कहते हैं कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से फैसला करें। सोचें कोर्ट कहे कि वो क्या है, वो तो इम्पोज नहीं है पाकिस्तान में। फिर जाके 1973 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, 1973 के अंदर, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के नाम से जानते हैं।
और मजे की बात है उसके बाद अभी तक फिर कानून साजी नहीं की गई। आप अभी तक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स ले आए हैं, 28 अमेंडमेंट्स अभी तक आ चुकी हैं, 28 अमेंडमेंट्स कुछ है तो सही ना काफी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे, अब 28 अमेंडमेंट्स को जब जिसका दिल करता है अमेंड कर देता है, जब जिसका दिल करता है ख़त्म कर देता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जनाब आपकी जो अमेंडमेंट्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है वो किस नेचर का है। सारा का सारा तो हमने पढ़ना नहीं है, ओवरव्यू लेते हैं। इसमें बेटा आपके पास तकरीबन एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल, जानते हैं? दिबाचा का नहीं पता? इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1973 में बनाया गया और जनाब इसको इस तरह से कानून साजी की गई और यह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बना, ये वो मतलब जिसमें सबसे पहले आपके पास एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा होता है, ठीक है। जैसे कुरान पाक का प्रियम्बल क्या है, आपको पता है कुरान पाक में भी प्रियम्बल है, पता है आप लोगों को? सूरह फातिहा जो है वो कुरान पाक में प्रियम्बल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा कुछ बताया गया कि पहले ये भेजा किसने, उसकी तारीफ की गई। इसमें क्या कुछ होगा, पुराने पहले लोगों की बातें होंगी, उसमें उनका भी बताया जाएगा जिनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ, उनका भी बताया जाएगा जो सिराते मुस्तकीम पे थे। और यह भी कहा गया कि सिराते मुस्तकीम पे चलने वालों में शामिल कौन कौन से लोग होंगे और जिनके ऊपर अजाब आएगा वो कौन कौन से लोग होंगे। दुआ करो कि सिराते मुस्तकीम पे चलो, ठीक है। इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह में कहते हैं कि हमें चलाओ उसके रास्तों पे जो सिराते मुस्तकीम पे थे और ना शामिल करो उनमें जिनके ऊपर अजाब नाजिल किया गया, ठीक है। और यह भी बताया गया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये प्रियम्बल के अंदर ये कुछ होता है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है, उसके बाद प्रियम्बल के बाद सुनने भाई इसके 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, हर पार्ट में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। मतलब पार्ट बना दिया गया, एक पार्ट बनाया गया कि जनाब ये शहरियों के लिए, एक पार्ट बनाया गया जनाब ये अदालतों के लिए, एक पार्ट बनाया गया जनाब ये सिविल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, ये प्रेसिडेंट के लिए, एक पार्ट बनाया गया ये कौमी असम्बली के लिए, नेशनल असम्बली या जो आपके पार्लियामेंट है उनके लिए। अब हर पार्ट यानी कि 12 टोटल इसके पार्ट्स हैं और हर पार्ट में डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, यानी कि जिसको आप सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। और इसके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं। इसके ऊपर बेटा एमसीक्यूज आ जाता है। एक प्रियम्बल है, 12 पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 280 आर्टिकल्स हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं। अब जरा बेटा बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रियम्बल में क्या होता है। प्रियम्बल में सिर्फ यह बताया जाएगा कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की तरफ से बना, हुकूमत पाकिस्तान में बनाया 1973 के अंदर। और इस किस बेस पे आइन बनाया गया, हमारी शरीयत की बेस पे, सुन्नत की बेस पे, अहादीस की बेस पे, कुरान की बेस पे जनाब इस आइन को बनाया गया। इस पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कवानीन के साथ साथ हमारे जो मॉडर्न लॉज हैं वो भी शामिल हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद प्रियम्बल के बाद जनाब बता दिया गया पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी। अब इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन। पहले 6 आर्टिकल्स, उसमें पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन बताया गया और पाकिस्तानी का इंट्रोडक्शन बताया गया। पहले 6 आर्टिकल्स, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है। बताया गया कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। बताया गया कि जनाब पाकिस्तान का हर वो शहरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है वो हमारे लिए मोतबर है, और हर वो शहरी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी करेगा उसको रिगोरस पनिशमेंट दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आर्टिकल 6 आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि इस बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। समझे बात को कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की या कॉन्स्टिट्यूशन का इसने गलत इस्तेमाल किया। अच्छा जी, उस इंट्रोडक्शन के बाद जनाब आपके पास
फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं कि जनाब बताया गया कि इसमें शहरियों के राइट्स क्या हैं, इसमें आम लोगों के, इसमें सिविल सर्वेंट्स के राइट क्या हैं और हमारी पब्लिक पॉलिसी क्या है। कोई बंदा आपके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आ सकता, आर्टिकल 7-8। कोई बंदा, कोई भी पब्लिक ऑफिसर आप लोगों के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकता। तो आइंदा के बाद माइंड में बिठा लो, अगर कोई सिविल सर्वेंट आपके साथ बदतमीजी करे तो उसको कहना है कि भाई साहब आर्टिकल 7-8 की वायलेशन कर रहे हो, याद रखना कोर्ट में पूछूंगा तुमसे। उसके लिए ज़रूरी है आप खुद भी थोड़े से तगड़े हों, ये ना हो कि माड़े से हो बात करे और चपेट मार के सारे आर्टिकल्स निकाल दे आप लोगों के। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज बनाएगी कि कौन कौन से लॉज हैं हमारे पास। एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, फिस्कल, मॉनिटरी, सारी की सारी पॉलिसीज के बारे में बताया गया कि कौन बंदा कौन सी पॉलिसीज आर्टिकुलेट करेगा। इसके बाद जनाब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात की गई, आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 100 तक कि पाकिस्तान की फेडरेशन कौन है और फेडरेशन में क्या कुछ बनेगा, कौन कौन सी चीज़ें फेडरेशन के अंडर आती हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इदारे आते हैं। ठीक है, फेडरेशन के बारे में बताया गया। इसके बाद जनाब बताया गया कि आपके पास प्रोविंसेस के बारे में, आर्टिकल 101 से लेकर आर्टिकल 140 तक कि आपके प्रोविंस उनको कौन कौन से राइट्स हासिल हैं, कितने प्रोविंस हैं, कितने असेंबलीज बनेगी, कौन कौन सी ऑफिसेज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इनके अंडर है और क्या क्या उनके पास राइट्स हैं। ओके। उसके बाद जनाब आपके पास बताया कि आर्टिकल 141 से 159 तक कि जनाब फेडरेशन का और प्रोविंस का आपस में क्या रिलेशन है। मिसाल के तौर पर फेडरेशन प्रोविंस के मामलात में किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है और प्रोविंस फेडरेशन के मामलात में किस हद तक इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है। उसके बाद जनाब आपके पास आगे जी आर्टिकल 160 से 174 जिसमें यह बताया गया कि जनाब आपके पास फेडरेशन और आपकी प्रोविंस जो हैं उनमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा है। फाइनेंस का मतलब ये है, एक आपके पास 8th अमेंडमेंट की गई, 18th अमेंडमेंट आपके पास की गई, उस 18वीं तरमीम के तहत सूबों को वफाक से अलग कर दिया गया और सूबे खुद मुख्तार हो गए। मतलब हर प्रोविंस अपने अपने काम के लिए जिम्मेदार है। और उसी के साथ ये भी बताया गया कि वफाक सूबों को सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। हर सूबे का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया गया उसकी आबादी के लिहाज से, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है जी, जिसको हम लोग NFC कहते हैं। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, NFC अवार्ड हम उसको कहते हैं। ठीक है जी। तो ये आपको आर्टिकल 160 से 174 तक। उसके बाद जनाब आर्टिकल 175 से 212 तक जुडिकेटर की बात करेंगे कि जनाब आपके पास कितनी पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, उन कोर्ट्स के जस्टिस, जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाएंगे, उनके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। ये जनाब आपके आर्टिकल 175 से 212 तक। उसके बाद जनाब इलेक्शन कैसे करवाने हैं, कौन इलेक्शन करवाएगा, किस क्राइटेरिया के ऊपर इलेक्शन होंगे, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल 213 से 226। इस्लामिक प्रोविजंस इसमें ऐड की गई कि जनाब आपकी जो भी इस्लामिक लॉज हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, शरीयत कहाँ से ली गई, कुरान पाक से, सुन्नत से, अहादीस से। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके हमने क्या किया, अपनी इस्लामिक प्रोविजन बनाई 227 से 231 तक। उसके बाद जनाब 232 से 237 तक एमरजेंसी प्रोविजन। एमरजेंसी प्रोविजन का मतलब ये है कि जनाब अगर मुल्क में कोई ऐसे हालात हो जाएं, अगर मुल्क में ऐसे हालात आ जाएं कि हालात काबू से बाहर हो जाएं तो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। एमरजेंसी नाफिज करने का मतलब क्या है कि लॉज को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, फिर जनाब असल कानून को लेके आया जाए। समझे बात को? कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। अगर हालात काबू से बाहर है तो भाई साहब फिर उनको ही बुलाएंगे ना, जिनसे डरते हैं, डंडे वालों को या बूट वालों को, उनको बुलाएंगे। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अच्छी भाई। और किसको बुलाएंगे? अगर हालात आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी गवर्नमेंट नहीं चल पा रही, तो डंडे वाले जनाब छोटे टाइम के लिए आएंगे, हालात को नॉर्मल करके आपको कहेंगे फोन चलाओ गवर्नमेंट। भाई साहब अम्मा जी से अगर हम काबू नहीं आते तो अम्मा जी क्या कहती हैं? अब्बू को बुलाती हैं ना। अब्बा जी 2000 छितर लगाते हैं, कहते हैं होने देना गाल कर, अब नहीं बोलेगा ये। तो जनाब ये मैंने नहीं कहा था, किसी बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि अब्बू कौन है? अब्बू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कौम का अब्बू होता है। ये मैंने नहीं कहा भाई,
हाँ वो मसला मैं, मेरी बात थोड़ी है। इसके बाद जनाब सुन लीजिए, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 238 से 239 तक, इसमें अगर किसी किस्म की आप अमेंडमेंट चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई, जैसे मैंने अभी आपको बताया 28 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 28 अमेंडमेंट्स, ये इन आर्टिकल्स के तहत है कि अमेंडमेंट लेके आनी है, तो किस तरह से लेके आनी है आप लोगों ने अमेंडमेंट। इसके बाद जनाब मिसलेनियस की बात करेंगे, तो मिसलेनियस के अंदर पीपीएससी, एफपीएससी, मतलब आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, एएसपी, एसी वगैरह, ये लोग कैसे इनकी सिलेक्शन होगी, कितनी ट्रेनिंग होगी, क्या इनके लॉज हैं, ये सारा कुछ आपके यहाँ पे मेंशन है मिसलेनियस के अंदर, आर्टिकल 240 से 280 तक। ओके, 5 स्केड्यूल में पहला स्केड्यूल है जनाब लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 सबसेक्शन सब आर्टिकल 1, 2, 3B एंड 4। इनके बारे में जनाब बताया गया कि इनके ऊपर इनको लॉ की एग्जम्पशन हासिल है। वज़ीर आज़म को भाई साहब आप अरेस्ट नहीं कर सकते, MNA को भाई साहब आप अरेस्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस उनके खिलाफ का केस, सबसे पहले उनको सीट से हटाया जाएगा, फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा। समझ रहे बात, उनको एग्जम्पशंस हासिल है लॉ की। इसलिए तो जनाब जो जिसका दिल करता है वो करता है पाकिस्तान में, इसलिए तो हर बंदा वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इसके बाद भाई साहब सेकंड स्केड्यूल में जनाब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाती है। थर्ड स्केड्यूल में ऑथ ऑफिस, जो ऑथ ऑफिस कौन से हैं कि जनाब जब भी आप कोई सीट एक्वायर करते हैं, सीट जीतते हैं, तो आपसे ओथ ली जाती है। कैसी ओथ कि मैं दिलो जान से वादा करता हूं कि मैं पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तान के हक में जो भी ठीक होगा सारे के सारे बगैर किसी डर के, बगैर किसी लालच के फैसले करूंगा। दैट इज कॉल्ड ऑथ ऑफ ऑफिस। फोर्थ स्केड्यूल जनाब लेजिस्लेटिव लिस्ट कि कितने कानून साजी कर दी गई है और कितनी कानून साजी पेंडिंग है। और लास्ट में फिफ्थ स्केड्यूल रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ जजेस, कि जजेस की कितनी सैलरी होनी चाहिए, जजेस का कितना टेन्योर होना चाहिए। गॉट इट। कल इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे एक्ट के ऊपर। तो अभी तक हमने 2 सेक्शन इसके कर लिए। नंबर 1 लॉ हमने देख लिया, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, तीसरा एक्ट है हमारा इंशाल्लाह।